हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूज़पेपर रीडिंग आर्टिकल 32। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो आर्थिक अपराधों से रिलेटेड है, इकोनॉमिक क्राइम्स से रिलेटेड है। अक्सर हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अक्यूज्ड है किसी आर्थिक अपराध का, उसकी प्रॉपर्टी ईडी ने अटैच कर ली है। तो ईडी जब अटैच करती है तो क्या वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को कभी यूज़ नहीं कर सकता? उसकी कोई भी एसेट है, मान लीजिए घर है, बंगला है, फैक्ट्री है, बिजनेस है, गाड़ी है, क्या ईडी उसको अटैच करती है तो क्या व्यक्ति उसको यूज़ नहीं कर सकता? और क्या एक बार वो चीज़ अटैच हो जाती है तो क्या न्याय मिल जाता है? ये सारी बातें जो है हमको आज के आर्टिकल में पता लगने वाली है। आर्टिकल का टाइटल है व्हाट हैपेंस व्हेन ईडी अटैचेस प्रॉपर्टी ऑफ एन अक्यूज्ड। अक्यूज्ड वो व्यक्ति जिस पे किसी प्रकार का इल्जाम लगा हो, किसी प्रकार का आरोप लगा हो, आरोपित। अटैच करने का मतलब यहाँ पर ट्रेडिशनल मीनिंग नहीं है अटैच का, जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को अटैच का मतलब पता होता है वो होता है जोड़ना। तो यहाँ पर अटैच का एक डिफरेंट मीनिंग है, एक लीगल टर्म है ये। तो क्या मीनिंग है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में छपा। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप न्यूज़पेपर की साइट पर जाके पढ़ भी सकते हैं। सबसे पहले ईडी के बारे में बात कर लेते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है क्या, तो पढ़ने में थोड़ा सा और आसान लगेगा ना। तो द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो, जिसको हम डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट भी बोलते हैं, इज अ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। अब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का काम क्या होता है? टू मेक श्योर दैट द लॉ इज एनफोर्स्ड, टू मेक श्योर दैट द लॉ इज ओबेड। इनका काम क्या होता है कि ये पक्का करना, ये निश्चित करना कि कानून का पालन होता है। एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी, तो ये जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है या डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट जिसको हम बोलते हैं, ये एक तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी है, ये निश्चित करती है कि कानून का पालन हो। और ये एक इंटेलिजेंस एजेंसी भी है। इंटेलिजेंस एजेंसी का मतलब ये डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और उस डेटा का इस्तेमाल करते हैं कानून को इन्फोर्स करने में। रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज, और ये जो एजेंसी है ये जिम्मेदार है, किस चीज़ की जिम्मेदार है? इन्फोर्स करने के लिए इकोनॉमिक लॉज को। हर प्रकार के कानून का इन्फोर्समेंट नहीं करते हैं, ये सिर्फ आर्थिक कानूनों का इन्फोर्समेंट करते हैं देश में। एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम इन इंडिया। तो ईडी का पूरा पर्पस हमारे सामने आ गया कि ईडी का काम क्या है। ईडी का काम ये है कि वो आर्थिक कानूनों को देश में अमल में लाते हैं, ये निश्चित करते हैं कि आर्थिक कानूनों का पालन हो, और आर्थिक अपराध से देश में लड़ती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इट इज पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का हिस्सा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन है। ठीक है, तो ईडी के बारे में शायद आपको पता भी हो, थोड़ी सी हमने जानकारी इसलिए ली कि आगे बार बार ईडी वर्ड आएगा तो पता होना चाहिए कि हम एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की बात कर रहे हैं। लेट्स बिगिन। आर्टिकल शुरू हो रहा है, द पर्पस ऑफ अटैचमेंट। पर्पस हो गया उद्देश्य। अटैचमेंट का उद्देश्य इज टू डिप्राइव एन अक्यूज्ड ऑफ द बेनिफिट्स। वो उद्देश्य क्या है? डिप्राइव करना। डिप्राइव करने का मतलब वंचित रखना। किसको वंचित रखना? आरोपित को। ऑफ द बेनिफिट्स, और किससे वंचित रखना? फायदों से वंचित रखना। अब हमेशा याद रखना डिप्राइव का पेयर ऑफ से बनता है। तो अटैचमेंट का उद्देश्य क्या है कि आरोपित को वंचित रखा जाए। किससे वंचित रखा जाए? फायदों से। किसके? उस एसेट से जिसको अटैच करा जा रहा है, उस एसेट के फायदों से जिसको वो अटैच करा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी आरोपित का घर अगर अटैच करा गया है तो अटैच करने का मतलब ये नहीं है कि उस घर को कहीं से जोड़ दिया गया। अटैच करने का मतलब ये है कि अब वो आरोपित उस घर में नहीं रह सकता, उस घर का फायदा ही नहीं उठा सकता। किसी का बिजनेस अटैच अगर करा गया है तो आरोपित उस बिजनेस का इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको प्रॉफिट्स यूज नहीं कर सकता। किसी की गाड़ी अटैच करी गई है तो उस गाड़ी को यूज नहीं कर सकता, ये इसका मतलब निकलता है। द लॉ ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द प्रॉपर्टी टू रिमेन आउट ऑफ बाउंड्स। कानून में ये भी प्रावधान है, ऑल्सो अगर ना, ये भी प्रावधान है कि जो प्रॉपर्टी है वो आउट ऑफ बाउंड्स रहे। आउट ऑफ बाउंड्स रहे मतलब वहां पर जाना जो है निषेध हो, वहां उसको इस्तेमाल करना जो है निषेध हो। इसके लिए? फॉर द अक्यूज, आरोपित के लिए। अनटिल द ट्रायल इज कंप्लीट, और कब तक के लिए? जब तक कि ट्रायल, जब तक कि ये जो कानूनी केस चल रहा है ये पूरा ना हो जाए। अर्लियर दिस मंथ, इस महीने की शुरुआत में, द ईडी इशूड ऑर्डर्स, ईडी ने ऑर्डर इशू करे, आदेश इशू करे फॉर द अटैचमेंट ऑफ सेवरल प्रॉपर्टीज। अटैचमेंट के लिए। अब अटैचमेंट का मतलब सबको समझ आ गया ना क्या है? अटैचमेंट के लिए विभिन्न प्रॉपर्टीज के बिलोंगिंग टू, जो कि किसकी किसकी थी? फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की। तो इस महीने की शुरुआत में ईडी ने आदेश दिए अटैच करने के लिए विभिन्न प्रॉपर्टीज जो कि जो है पूर्व जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की थी। इन कनेक्शन विद, और ये जो ऑर्डर पास किए गए वो रिलेटेड टू क्या थे? किस किस कनेक्शन में थे?
किससे संबंधित थे? एक इन्वेस्टिगेशन से, एक छानबीन से इनटू अलेजेड मनी लॉन्ड्रिंग इन द जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन केस। और ये जो आदेश दिए गए, एक जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का केस चल रहा है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उससे संबंधित ये आदेश जो हैं दिए गए। अब ये जो पहली बात तो ये जो है अलेजेड है। अलेजेड का मतलब क्या हुआ? जो चीज़ बोल दी गई हो लेकिन प्रूव ना हुई हो, उसके लिए हम अलेजेड को यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पर एक मनी लॉन्ड्रिंग वर्ड आ रहा है कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। नाउ व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, ये भी तो हमको पता लगना चाहिए ना। तो यहाँ पर देखते हैं, लॉन्डर का मैं आपको मीनिंग समझा रहा हूँ, शायद थोड़ा सा समझ आए। टू लॉन्डर मनी, पैसे को लॉन्डर करने का मतलब क्या होता है? दैट हैज बीन ऑब्टेन्ड इलीगली। टू लॉन्डर मनी, पैसे को लॉन्डर करना जिसको प्राप्त किया गया है अवैध रूप से। मीन्स, उसका मतलब क्या है? टू प्रोसेस इट थ्रू अ लेजिटिमेट बिजनेस। टू प्रोसेस इट थ्रू अ लेजिटिमेट बिजनेस का मतलब अवैध रूप से पाया गया पैसा, कमाया गया पैसा एक लीगल बिजनेस में लगा देना, लीगल बिजनेस के प्रोसेस में ले आना जिससे पैसा भी लीगल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास प्रॉपर्टी बेच के कैश आया, उससे आपने क्या करा, और प्रॉपर्टी इलीगल तौर पे मान लीजिए आपने भेजी, उसकी प्रॉपर रजिस्ट्री नहीं हुई है, कानूनी कार्रवाई प्रॉपर नहीं हुई है, प्रॉपर दस्तावेज नहीं है, इलीगल पैसा है सारा। अब वो क्या करा, वो आपने एक लीगल बिजनेस में लगा दिया। जब वो पैसा उस बिजनेस में लग गया तो वो बैंकिंग चैनल में आ गया, और एक बार जैसे वो बैंकिंग चैनल में आ गया तो वो पैसा लीगल हो गया। या और टू सेंड इट अब्रॉड, या पैसे को अब्रॉड भेज देना, टू अ फॉरेन बैंक, किसी फॉरेन बैंक में, सो दैट व्हेन इट कम्स बैक, जिससे कि जब वो पैसा वापस आए, नोबडी नोज दैट इट वाज इलीगली ऑब्टेन्ड, कोई भी ये ना समझे कि उसको अवैध रूप से आपने क्या करा था, प्राप्त किया था। आपके पास कैश आया बहुत किसी इलीगल एक्टिविटी से, आपने क्या करा, हवाला के माध्यम से उसको किसी विदेशी बैंक में जमा करा दिया। विदेशी बैंक से जब वो वापस भारत में आएगा तो वो बैंक टू बैंक आएगा। अब यहाँ पर वो किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में मान लीजिए आ गया, प्राइवेट बैंक में भी आ गया, एक बार जैसे ही वो इंडिया में किसी बैंक में आ गया, वो सारा पैसा लीगल हो गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोला जाता है। जब इल्लीगल पैसे को प्रोसेस करके किसी लीगल बिजनेस में पहुंचा दिया जाए, इल्लीगल पैसे को फॉरेन बैंक में पहुंचा के वहां से भारत में वापस ले आया जाए, तो उसको हम मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। तो ऐसा कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है चल रहा है जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का, और उससे संबंधित जो है आदेश पास किए गए कि जो पूर्व चीफ मिनिस्टर है उनकी प्रॉपर्टी क्या कर ली जाए, अटैच कर ली जाए। द अटैच्ड प्रॉपर्टीज इंक्लूड, जो अटैच हुई प्रॉपर्टीज हैं, अटैच यहाँ पर पार्टिसिपल हो गया, अटैच हुई प्रॉपर्टीज जो है इंक्लूड, उसमें शामिल है फारूक अब्दुल्ला गुपकर रोड रेजिडेंस, फारूक अब्दुल्ला का गुपकर रोड का रेजिडेंस जो कि श्रीनगर में है, वेयर ही लिव, जहां पर वो रहते हैं। दे ऑल्सो इंक्लूड, आदेशों में प्रॉपर्टीज में और क्या है, टू अदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, दो अदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज भी हैं इन तंगमार्ग एंड सुजवान, तंगमार्ग में और सुजवान में, अपार्ट फ्रॉम कमर्शियल प्रॉपर्टीज, और किसके अलावा है ये, कमर्शियल प्रॉपर्टीज के अलावा, ऑन श्रीनगर रेजिडेंसी रोड, जो कि श्रीनगर रेजिडेंसी रोड पे है। यानी कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज भी हैं और कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी हैं जो कि अटैच की जा रही हैं। डज दिस मीन फारूक अब्दुल्ला इज होमलेस? नो, क्या इसका मतलब ये है कि फारूक अब्दुल्ला जो है होमलेस है, उनका कोई घर बार नहीं है अब? नो, इसका मतलब ये नहीं है। अब देखो यही लूप होल्स है, मैंने शुरू में कहा था ना, क्या इसका मतलब ये है कि एक बार किसी की प्रॉपर्टी अटैच होगी तो क्या न्याय हो गया? प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर्स, जो टेम्परेरी अटैचमेंट के जो ऑर्डर्स हैं इशूड बाय द ईडी, जो इशू की जाते हैं ईडी के द्वारा, डू नॉट लीड टू इमीडिएट सीलिंग, वो कारण नहीं बनते तुरंत सीलिंग के। सीलिंग का मतलब शट डाउन कर देना के किसी भी प्रॉपर्टी की। फारूक अब्दुल्ला कैन कंटिन्यू टू लिव इन हिज हाउस, फारूक अब्दुल्ला जो है जारी रख सकते हैं रहना अपने घर में, वाइल द मैटर रिमेन, जिस दौरान ये जो मैटर है पेंडिंग है कोर्ट्स में, तो जब तक मैटर पेंडिंग है कोर्ट्स में फारूक अब्दुल्ला अपने घर में रह सकते हैं। द ईडी ऑर्डर वुड बी वैलिड फॉर 180 डेज, ये जो ईडी का आदेश है ये वैलिड होगा 180 दिनों के लिए, ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान, यानी 180 दिनों के दौरान, इट मस्ट बी कन्फर्म्ड, जरूरी है कि इसकी पुष्टि की जाए, बाय द एडजुकेटिंग अथॉरिटी, एडजुकेटिंग अथॉरिटी का मतलब किसी कोर्ट द्वारा, जरूरी है कि इसकी पुष्टि की जाए, इस पे आदेश पारित किया जाए, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए एक्ट है, उसके उसके तहत क्या होना जरूरी है कि किसी कोर्ट द्वारा इस पे आदेश पारित होना जरूरी है, कानूनी आदेश देना जरूरी है 180 दिन के अंदर अंदर, जब ईडी ने ये जो है कार्रवाई की है। इफ इट इज नॉट कन्फर्म्ड, अगर ये जो ईडी का ऑर्डर है कन्फर्म नहीं होता, इसकी पुष्टि नहीं होती है किसी एडजुकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा,
द प्रॉपर्टी वुड बी ऑटोमेटिकली रिलीज। तो ऐसे में प्रॉपर्टी जो है ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगी, छूट जाएगी अटैचमेंट से। एंड इफ इट इज, और अगर आदेश की पुष्टि हो जाती है, यानी कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, कोई कोर्ट अगर इस पर आदेश पारित कर देता है, द अक्यूज्ड कैन चैलेंज, तो जो आरोपित है वो चैलेंज कर सकता है, चुनौती दे सकता है इस कंफर्मेशन को इन द एपलेट ट्रिब्यूनल। एपलेट ट्रिब्यूनल का मतलब कोर्ट ऑफ अपील्स, ऐसी जगह पे जहां पर किसी आदेश के विरुद्ध अपील करी जा सके। मान लीजिए जैसे एक लोअर कोर्ट ने आदेश दे दिया जेल का, तो ऐसे ही तो होता है कि पहले लोअर कोर्ट ने अगर जेल का आदेश दे दिया तो जो आरोपित है वो उससे ऊंचे कोर्ट में जाता है, उसके खिलाफ याचिका दर्ज करता है। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर आरोपित के पास भी क्या है कि वो एपलेट ट्रिब्यूनल में जा सकता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी द्वारा जो निर्णय है उसके खिलाफ अपील कर सकता है विद इन 45 डेज एंड सब्सिक्वेंटली, और उसके बाद इन द कंसर्न्ड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद वो किस में जा सकता है, हाई कोर्ट में भी जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है इन आदेशों के विरुद्ध। व्हाट डज द लॉ से ऑन द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अब कानून क्या कहता है कि जब प्रॉपर्टी अटैच होती है तो कानून इसके बारे में क्या कहता है। द पर्पस ऑफ अटैचमेंट इज टू डिप्राइव द अक्यूज्ड ऑफ द बेनिफिट्स। अब ये पैराग्राफ सबसे पहले पेज में था, मैं इसमें दोबारा नहीं पढ़ रहा हूँ कि अटैचमेंट का उद्देश्य क्या होता है कि आरोपित को जो है, जो भी उसकी प्रॉपर्टी या सेट अटैच हो रही है उसका फायदा ना मिले। घर है तो घर में ना रह पाए, गाड़ी है तो गाड़ी को ना इस्तेमाल कर पाए और आउट ऑफ बैंड हो जाएगी, हम पढ़ चुके हैं। तो वील गो टू द नेक्स्ट पेज। हाउएवर प्रॉपर्टीज दैट आर इन यूज, हाउएवर प्रॉपर्टीज जो हैं जो कि इस्तेमाल में है या इस्तेमाल में होती हैं, आर जनरली नॉट सील्ड, सामान्यतः उनको सील नहीं करा जाता, उनको शट नहीं करा जाता, अंटिल द केस रीचेस इट्स लॉजिकल कंक्लूजन, जब तक कि जो केस है उसका तर्कपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकल जाता। लॉजिकल कंक्लूजन का मतलब है तर्कपूर्ण जो है निष्कर्ष। यूजुअली सामान्यतः द अक्यूज्ड सिक्योर्स रिलीज ऑफ द प्रॉपर्टी, सामान्यतः जो है, जो आरोपित होता है वो प्राप्त कर लेता है प्रॉपर्टी को छुड़वा लेना, या प्रॉपर्टी को छुड़वा लेता है एपलेट ट्रिब्यूनल्स में, यानी कि एक कोर्ट ने आदेश दिया कि आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो रही है, वो उससे हायर कोर्ट में चला गया, कोर्ट ऑफ अपील्स में चला गया और वहां पर उसके खिलाफ याचिका दर्ज करी और छुड़वा ली अपनी प्रॉपर्टी। ज्यादातर आरोपित ऐसा कर लेते हैं या हाई कोर्ट में जाके ऐसा कर लेते हैं। और इज एबल टू गेट अ स्टे, या फिर वो स्टे प्राप्त कर लेते हैं। स्टे का मतलब क्या है, जो भी कानूनी ऑर्डर दिया गया उसको रोक दिया जाए, उसमें अमल, उसको अमल में ना लाया जाए, उसमें कोई एक्शन ना लिया जाए, या वो स्टे प्राप्त कर लेते हैं। एंड कंटिन्यू टू एंजॉय इट, और वो कंटिन्यू करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करना, वाइल द मैटर रिमेन्स पेंडिंग इन कोर्ट्स, जिस दौरान मैटर जो है पेंडिंग रहता है कोर्ट्स में। ऑल्सो इसके साथ साथ रनिंग बिजनेसेस आर नॉट शट डाउन, रनिंग मतलब चलते हुए बिजनेस भी जो होते हैं उनको भी शट डाउन नहीं किया जाता। देयरफॉर हम ऐसा भी कह सकते हैं, अ रनिंग होटल कैन फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए एक रनिंग होटल जो है, बी अटैच्ड अंडर द पीएमएलए, एक रनिंग होटल को अटैच किया जा सकता है पीएमएलए के अंडर, एंड स्टिल कंटिन्यू टू इट्स बिजनेस, और ये रनिंग होटल फिर भी अपना बिजनेस क्या कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है। अब देखो विरोधाभास हो गया ना कि कानून क्या कहता है, अटैच करने का मतलब क्या है। अटैच करने का मतलब ये है कि जो बेनिफिशियरी है, जो अक्यूज्ड है सॉरी, उसको फायदा ना मिले उसकी एसेट का। और एक तरफ तो ऐसा बोला जा रहा है और दूसरी तरफ ये बोला जा रहा है कि वो जो है किसी कोर्ट ऑफ अपील में जाके इसके खिलाफ याचिका दर्ज कर सकता है, स्टे ले सकता है, अपनी प्रॉपर्टी को अपीलेट ट्रिब्यूनल से छुड़वा सकता है। चलते हुए होटल पे क्या हो सकता है, फिर भी चलता हुआ होटल जो है शट नहीं होगा, वो बिजनेस करता रहेगा। तो एक तरफ ये सारी बातें, तो पैराडॉक्स है रूल में। इन 2018 में द ईडी अटैच्ड द हॉलिडे इन होटल एट दिल्लीज आईजीआई एयरपोर्ट। तो 2018 में ईडी ने अटैच कर दिया था हॉलिडे इन होटल जो है, जो आईजीआई एयरपोर्ट पे है, इन कनेक्शन विद द एयर इंडिया केस। कोई एयर इंडिया केस था तो उसके उससे संबंध में इसको अटैच कर दिया गया था होटल को। बट द होटल कंटिन्यूज टू होस्ट गेस्ट्स एज यूजुअल, लेकिन होटल जो है अभी भी जारी रखे हुए है क्या करना, गेस्ट्स को होस्ट करना, गेस्ट की मेजबानी करना। होस्ट यहाँ पर जो है वर्ब है। द लॉ प्रोवाइड्स, लॉ में ये प्रावधान है फॉर द रेस्टिंग ऑफ ऑपरेशनल प्रॉफिट्स विद द ईडी। लॉ में प्रावधान है कि जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है, यानी रोज का मुनाफा जो है, काम करने से जो मुनाफा मिल रहा है, वो कौन ले ले, ईडी ले ले, वो किसके पास भेज दिया जाए, ईडी के पास भेज दिया जाए। लॉ में ये भी प्रावधान है। बट परंतु बिजनेस कैन गेट अ स्टे, परंतु बिजनेस इस पे भी क्या ले सकते हैं, स्टे ले सकते हैं ऑन दिस फ्रॉम द कोर्ट्स से, फॉर द मैटर टू बी फाइनली डिसाइडेड। और क्या क्या के ले सकते हैं भाई, मैटर जब फाइनली डिसाइड हो जाए, उसका इवेंचुअल आउटकम निकल जाए, आखिरी निर्णय निकल जाए, फाइनल रिजल्ट निकल जाए कि इसका, तब आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट में से हिस्सा ले सकते हैं या प्रॉफिट जो भी हमारा कंपेंसेशन है वो ले सकते हैं। लेकिन अभी इस पे हमको क्या दे दो, स्टे दे दो। फिर पैराडॉक्स नजर आ गया। तो एक तरफ प्रावधान है और दूसरी तरफ उसमें छूट भी है।
ऑल्सो इन 2018 में भी द ईडी हैड अटैच्ड 50% ऑफ फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम्स बंगलो इन न्यू दिल्ली जोरबाग। तो 2018 में खबरों में आया था ना कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे पूर्व पी चिदम्बरम, उनके बंगलों को अटैच कर दिया गया जोरबाग के इलाके में। तो वही बात हो रही है। चिदम्बरम एंड हिज फैमिली कंटिन्यू टू एंजॉय द प्रॉपर्टी। अभी भी चिदम्बरम जी और उनकी फैमिली उस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, उस प्रॉपर्टी का फायदा उठा रहे हैं। द ईडी हैड लास्ट ईयर इशूड एन इविक्शन नोटिस। ईडी ने पिछले वर्ष जो है इशू करा था एक इविक्शन नोटिस। इविक्शन नोटिस मतलब फोर्सफुली किसी को कहीं से निकालना, उसको इविक्शन बोलते हैं। टू चिदम्बरम सन कार्ति, उन्होंने ये नोटिस चिदम्बरम के बेटे कार्ति को इशू करा था। हु हैज सिक्योर्ड लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द नोटिस, जिन्होंने हासिल कर लिया, प्राप्त कर लिया लीगल प्रोटेक्शन इस नोटिस के विरुद्ध। तो इतने को पढ़ के ये लग रहा है ना कि कानून बना हुआ है, लेकिन उससे छूट के भी बहुत सारे तरीके कानून में ही बताए हुए। Omar Abdullah has claimed the attachment is wrong and it is ancestral property. As it is ancestral property. उमर अब्दुल्ला ने ये दावा किया है, has claimed का मतलब दावा किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि अटैचमेंट गलत है क्योंकि ये उनकी पैतृक संपत्ति है। अंडर पीएमएलए, पीएमएलए के जो है तहत प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, अब ये जरूरी टर्म है प्रोसीड्स। प्रोसीड्स का मतलब, ये प्रोसीड्स एक ऐसा वर्ड है, नाउन पढ़ते हुए स्टूडेंट्स में आपको पढ़ाता हूँ, ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म। प्रोसीड्स जो है ना, कमर्शियल ट्रांजैक्शन का नतीजा है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन का आउटकम है, बिजनेस ट्रांजैक्शन का आउटकम को प्रोसीड्स बोल सकते। तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है यहाँ पर। अब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की ना हम हिंदी में जब मतलब निकालते हो तो उसका मतलब निकलता है जुर्म की कमाई। तो पीएमएलए के तहत जो जुर्म की कमाई है, वो पैसा मनी जनरेटेड आउट ऑफ अ क्रिमिनल एक्टिविटी, जो कि उत्पन्न हो रहा है किसी आपराधिक एक्टिविटी का नतीजा है, जो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी का नतीजा है, इज अटैच्ड ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द ईडी डायरेक्टर। तो पीएमएलए के अंडर क्या होता है कि जो जुर्म की कमाई है, जो कि उत्पन्न होता है किसी क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से, उसे अटैच किया जाता है डायरेक्टर डायरेक्शंस पे, किसके निर्देशों पे, ईडी डायरेक्टर के निर्देशों पर। However, if the wealth is not available, लेकिन अगर क्या है, संपत्ति अवेलेबल नहीं है, पैसा अवेलेबल नहीं है, ऐसी जुर्म की कमाई अवेलेबल नहीं है, द एजेंसी कैन अटैच प्रॉपर्टी। ऐसे में एजेंसी जो है प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है इक्विवेलेंट टू दैट वैल्यू, किसके बराबर, वो जो जुर्म की कमाई की वैल्यू उसके बराबर। फॉर एग्जाम्पल जो है, मान लीजिए ईडी ये बोलती है कि मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का गबन हुआ है, या 1 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। अब वो 1 करोड़ रुपए लेकिन इधर उधर इन्वेस्ट हो गया, वो पैसा फिजिकल टर्म में अवेलेबल नहीं है, तो वो 1 करोड़ के इक्विवेलेंट वैल्यू की क्या करेंगे, प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे आरोपित की, अक्यूज्ड की। ये इसका मतलब निकलता है। द पीएमएलए डिफाइंस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अब पीएमएलए जो है ना, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को डिफाइन भी करता है, जुर्म की कमाई को डिफाइन भी करता है। क्या बोल के, एज क्या है जुर्म की कमाई, एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड, जो हासिल की जाती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बाय एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के द्वारा, एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी, जो कि नतीजा होता है किसी आपराधिक गतिविधि का, रिलेटिंग टू अ शेड्यूल्ड ऑफेंस, जो कि संबंधित है किसी शेड्यूल्ड ऑफेंस। शेड्यूल्ड ऑफेंस यानी कि जो पीएमएलए एक्ट के अनुसार माना जाता है कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, ये गलत काम है, उससे रिलेटेड अगर क्रिमिनल एक्टिविटी से कोई अगर प्रॉपर्टी डिराइव करी जाती है, और या वैल्यू ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी, या कीमत किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी की। तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है, कोई भी प्रॉपर्टी जो किसी व्यक्ति द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी क्रिमिनल एक्टिविटी द्वारा जो है प्राप्त की जाती है वो प्रॉपर्टी, या उस प्रॉपर्टी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैश, वो भी क्या मानी जाएगी, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मानी जाएगी। और वेयर, और जहां पे सच प्रॉपर्टी इज टेकन, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि ली जाती है या होल्ड करी जाती है आउटसाइड द कंट्री, और जहां पे ऐसी प्रॉपर्टी देश के बाहर होल्ड की जाती है, देन तब द प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट इन वैल्यू, तब कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी इक्वल वैल्यू है हेल्ड विद इन द कंट्री, जो कि देश में ही है, उसको क्या माना जाता है, उसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम माना जाता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी की प्रॉपर्टी है इंग्लैंड में, वो प्रॉपर्टी है किसी की, जो कि क्या है, इलीगल पैसे से हासिल की गई है, पीएमएलए उसको बोलता है भाई ये तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। अब वहां पर तो उसको अटैच नहीं करा जा सकता दूसरे देश में, तो उतनी ही कीमत की प्रॉपर्टी अक्यूज की इंडिया में देखी जाएगी, और उसको क्या करा जाएगा, उसको अटैच करा जाएगा। तो ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम डिफाइन हो गया पूरा, कि कोई प्रॉपर्टी जो व्यक्ति ने हासिल की है इलीगल एक्टिविटी से, वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है।
उस प्रॉपर्टी, अगर मान लो उस प्रॉपर्टी से बिल्कुल इक्विवेलेंट वैल्यू अगर पैसा है, कैश है, वो भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। या कोई प्रॉपर्टी देश के बाहर हासिल की गई है, उस प्रॉपर्टी की इक्विवेलेंट वैल्यू प्रॉपर्टी इंडिया में जो है वो भी क्या मान ली जाएगी, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मान ली जाएगी और उसको अटैच कर लिया जाएगा। पीएमएलए ये कहते हैं। While the idea of attachment of property equivalent to the proceeds of crime has been contested, जबकि क्या विचार, अटैचमेंट का विचार प्रॉपर्टी का जो कि बराबर है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के, यानी जुर्म की कमाई के बराबर है। अभी हमने बताया ना कि जहां पर जो है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो है वो पैसा था, लेकिन वो जो है इन्वेस्ट हो गया, इधर उधर लग गया, खप गया, और ईडी कहता है कि वो पैसा तो खप गया, लेकिन हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे उस पैसे की बराबर वैल्यू की। तो इस विचार को क्या करा गया है, हैज बीन कंटेस्टेड। हैज बीन कंटेस्टेड का मतलब ऐसे विचार का विरोध किया गया। वेरियस कोर्ट्स ऑर्डर्स इन द पास्ट हैव रूल्ड इन फेवर ऑफ ईडीज। जो विभिन्न कोर्ट ऑर्डर्स हैं पास्ट में, हालांकि उन्होंने ईडी के पक्ष में जो है जजमेंट दी है। ईडी के किस पक्ष में, ईडी के इंटरप्रिटेशन के पक्ष में। इंटरप्रिटेशन का मतलब ईडी की जो समझ है ना, ईडी ने जो मतलब निकाला किसका, ऑफ द टर्म द वैल्यू ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी, to mean that the agency can attach any property of equivalent value to with the accused। तो बोला क्या जा रहा है कि जबकि विचार अटैचमेंट का कि प्रॉपर्टी का किसके बराबर, इक्विवेलेंट टू द प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम हैज बीन कंटेस्टेड, जबकि इस विचार को कि जो भी जुर्म की कमाई है उसकी इक्वल वैल्यू को जो है अटैच कर लिया जाए, इस विचार को ऑब्जेक्शन हुआ है। कोर्ट ने लेकिन क्या करा है पास्ट में, ईडी के फेवर में, ईडी के पक्ष में अपनी रूलिंग्स दी हैं, अपने निर्णय दिए हैं। ईडी के किस पक्ष में, ईडी के जो इंटरप्रिटेशन है, ईडी की जो समझ है, ईडी ने जो टर्म का मतलब निकाला है, किस टर्म का, द वैल्यू ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी का मतलब जो उन्होंने निकाला है, टू मीन, जिसका मतलब ये है दैट एजेंसी कैन अटैच, की ईडी क्या कर सकती है, अटैच कर सकती है कोई भी प्रॉपर्टी बराबर वैल्यू की अक्यूज्ड की, अक्यूज्ड यानी आरोपित की। यानी ईडी को जो सही लगता है कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है ये बराबर है वैल्यू के जुर्म की कमाई की, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की, तो ईडी किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, अपनी मर्जी से अटैच कर सकता है। और कोर्ट ने भी उनके इस इंटरप्रिटेशन को, उसकी इस समझ को, उनकी इस अंडरस्टैंडिंग को हमेशा उनके पक्ष में क्या करा है, निर्णय दिए। द ईडी इज देयरफॉर विद इन इट्स राइट्स। ईडी जो इस तरीके से जो है, ईडी के पास राइट्स है, ईडी के पास अधिकार है। किस चीज के अधिकार है ईडी के पास, टू अटैच करने के अब्दुल्लाज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, अब्दुल्ला की जो पैतृक प्रॉपर्टी है, ईडी के पास अधिकार है उसको क्या करने के लिए, अटैच करने के लिए। नोटेबली नोट करने वाली बात यह है, वन ऑफ द प्रॉपर्टीज अटैच्ड, जो प्रॉपर्टीज में से एक जो अटैच हुई है इन जम्मू संजवान, हैज ऑल्सो फिगर्ड इन द लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टी जो ना उस लिस्ट का भी भाग है प्रॉपर्टीज की, बिल्ट ऑन एनक्रोच लैंड, जो प्रॉपर्टी अतिक्रमण करके बनाई गई हैं, इसके द्वारा, बाय द जे.एन.के एडमिनिस्ट्रेशन, जे.एन.के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, फॉलोइंग इट्स प्रोब इनटू द रोशनी एक्ट केसेस। और ये बात कब पता चली, जब रोशनी एक्ट के केसेस में क्या हुई, छानबीन हुई, तो ये बात निकल के आई कि संजवान में जो ये जो प्रॉपर्टी है, ये उन प्रॉपर्टीज में से एक है जो कि अतिक्रमण करके बनाई गई है। ठीक है जी। द लॉ ऑल्सो हैज अ प्रोविजन, लॉ में ये भी प्रावधान है, फॉर द अटैचमेंट ऑफ लोकल प्रॉपर्टी, अटैचमेंट के लिए किसी लोकल प्रॉपर्टी का, ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यू, बराबर वैल्यू की, इफ इन्वेस्टिगेशन रिवील, अगर छानबीन में ये उजागर होता है, रिवील का मतलब खुलासा होना, उजागर होना, डिस्क्लोज होना, अगर छानबीन में ये उजागर होता है दैट द अक्यूज्ड हैज पार्क्ड प्रोसीड्स, अक्यूज्ड ने, आरोपित ने जो है अपनी प्रोसीड्स मतलब जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन का आउटकम है, कमाई है, अक्यूज्ड ने जो ये जो है जुर्म की कमाई है, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जिसको हम बोलते हैं, इनको अब्रॉड पहुंचा दिया है। तो अगर इन्वेस्टिगेशन में ये निकल के आता है कि आरोपित ने जुर्म की कमाई को अब्रॉड पहुंचा दिया, किसी फॉरेन बैंक में जमा करा दिया है, तो ऐसे में लॉ में ये भी प्रावधान है कि उसकी लोकल प्रॉपर्टी को ही क्या कर दिया जाएगा, अटैच कर दिया जाएगा। एंड द सेम कैन नॉट बी अटैच्ड देयर, क्योंकि जरूरी ये तो हो नहीं सकता कि वो प्रॉपर्टी जो उसने बाहर बनाई है उसको अटैच करे, तो उसी से रिलेटेड, उसी से बराबर, उसी वैल्यू के बराबर जो प्रॉपर्टी है लोकल, उसको क्या कर दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है। व्हाट हैपेंस टू द एसेट दैट आर सील्ड, उन एसेट्स का क्या होता है जो सील हो जाती है। अटैच्ड प्रॉपर्टीज में रिमेन लॉक्ड, अटैच हुई प्रॉपर्टी संभवतः लॉक्ड रहती हैं वर्षों तक।
एंड में स्टार्ट क्रम्बलिंग, और वो जर्जर होना शुरू हो सकती है। देयर इज अ प्रोविजन, प्रावधान है फॉर अ बॉडी, किसी डिपार्टमेंट के लिए, टू मेंटेन सच प्रॉपर्टी की कोई डिपार्टमेंट इन प्रॉपर्टी का रख रखाव करे, मेंटेन करे, बट इट हैज नॉट बीन सेटअप येट, लेकिन ऐसा कोई डिपार्टमेंट अभी तक सेटअप नहीं हुआ है। अटैच्ड व्हीकल्स आर सेंट टू वेयर हाउसेज, अटैच हुई गाड़ियां जो हैं भेजी जाती हैं प्रेजेंट पैसिव वेयर हाउसेज में, ओन्ड बाय सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, जो कि सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अंडर आते हैं। वेयर द ईडी पेज टू पार्क द व्हीकल, जहां पर ईडी को पे करना पड़ता है व्हीकल को पार्क करने। एज केसेस ड्रैग ऑन फॉर ईयर्स, और जैसे कि केसेस लंबे चलते हैं वर्षों तक, द व्हीकल्स रॉट, व्हीकल्स सड़ जाते हैं। रॉट का मतलब सड़ जाना। एट द एंड ऑफ द ट्रायल, ट्रायल के अंत में, कानूनी कार्रवाई के अंत में, नाइदर द अक्यूज्ड, ना तो आरोपित और ना ही ईडी रिकवर्स एनीथिंग, ना तो ईडी कुछ रिकवर कर पाता है व्हीकल से। द एजेंसी कुड इनफैक्ट एंड अप पेइंग मोर रेंट देन द वैल्यू ऑफ द व्हीकल, और अंत में क्या होता है, ऐसी संभावना होती है कि एजेंसी जो है ना फाइनली जो है रेंट ज़्यादा दे देती है। किससे रेंट? उस व्हीकल की कीमत से ज़्यादा तो एजेंसी क्या दे देती है, रेंट दे देती है। अंत में ये स्थिति आ जाती है। व्हाट इज द जेकेसीए केस? तो ये जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की बात हुई थी बीच में, जिससे संबंधित इन्वेस्टिगेशन हुई और मनी लॉन्ड्रिंग जिसमें पाई गई, और ये बोला गया कि फारूक अब्दुल्ला जी की एसेट्स को अटैच करो। तो वो केस है क्या? द केस रिलेट्स टू अलेज्ड इरेगुलरिटीज, केस जो है संबंधित है अलेज्ड इरेगुलरिटीज, अनियमितताओं से। अलेज्ड का मतलब ऐसी अनियमितताओं से जिन पर इल्जाम तो लगा है लेकिन अभी तक प्रूव नहीं हुई है। इन ग्रांट्स गिवन बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसी द्वारा दी गई ग्रांट्स में, ग्रांट्स फाइनेंशियल हेल्प को बोलते हैं, किसको? टू जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन, जेकेसीए को। तो ये जो केस है ये संबंधित है कि बीसीसीआई ने कुछ ग्रांट्स दी थी, कुछ पैसे दिए थे जेकेसीए को, और उसमें अनियमितताएं देखी गई, तो उससे रिलेटेड ये केस है। इट इज अलेज्ड, ऐसा इल्जाम है, दैट बिटवीन 2002 एंड 2011, 2002 और 2011 के बीच में, फंड्स टू द ट्यून ऑफ ओवर 43 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 43 करोड़ रुपए जो हैं, वर साइफंड ऑफ फ्रॉम द जेकेसीए कॉफर्स। अब साइफन ऑफ का मतलब क्या होता है? जब पैसों के लिए साइफन ऑफ यूज होता है ना, इसका मतलब पैसा जो जिस उद्देश्य के लिए था उसमें ना इस्तेमाल होकर किसी और उद्देश्य में लगा दिया जाए, किसी और तरफ लगा दिया जाए, तो वहां पर साइफन ऑफ यूज करते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि 2002 से 2011 के बीच में लगभग 43 करोड़ रुपीस ये जो साइफन ऑफ करे गए, ये कहाँ से निकाले गए? जेकेसीए के खजाने से निकाले गए और किसी और काम में लगा दिए, यानी क्रिकेट के लिए पैसा आया था वहां ना लग के किसी और जगह लग गया। दीज फंड्स वर पार्ट ऑफ द 112 करोड़ ग्रांट, ये जो पैसा थे ये भाग थे 112 करोड़ रुपए का ग्रांट जो आई थी बीसीसीआई के द्वारा जेकेसीए को। द केस केम टू लाइट, ये केस जो है उजागर हुआ 2012 में, बट अ स्पेशल टीम ऑफ द स्टेट पुलिस फेल्ड टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन, लेकिन जो स्पेशल टीम थी पुलिस की वो असफल रही पूरा करने में इन्वेस्टिगेशन। आफ्टर टू क्रिकेटर्स, कब? जब दो क्रिकेटर्स माजिद याकूब दार और निसार अहमद खान, ये दोनों जो है अप्रोच द जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट, ये जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट पहुंच गए और इन्होंने एक पीआईएल दर्ज कर दी 2015 में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दर्ज कर दी 2015 में। तो तब क्या हुआ? स्टेट पुलिस की जो है इन्वेस्टिगेशन अधूरी रह गई। ऑन सितंबर 3 2015, सितंबर 3 2015 में द कोर्ट हैंडेड ओवर द केस, कोर्ट ने हैंड ओवर कर दिया, सुपुर्द कर दिया केस सीबीआई को। बेस्ड ऑन द सीबीआई केस, सीबीआई के केस के पर आधारित, द ईडी रजिस्टर्ड अ केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ईडी ने केस जो है दर्ज करा मनी लॉन्ड्रिंग का इस मैटर में। ईडी हैज क्लेम्ड, ईडी ने दावा किया है, दैट इट्स प्रोब हैज फाउंड, कि इसकी जो है छानबीन ने पाया है, दैट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रॉम 2005 2006 2005-6 से दिसंबर 2011 तक, जेकेसीए रिसीव टोटल फंडिंग ऑफ 109.78 करोड़, जेकेसीए को टोटल फंडिंग मिली इतने करोड़ की बीसीसीआई से, ऑफ विच रुपीज 45 लाख वर लॉन्डर्ड ड्यूरिंग अब्दुल्ला टेन्योर। मुझे चेक करना पड़ेगा, 45 करोड़ होगा शायद ये। इसमें से 45 लाख जो हैं लॉन्डर हुए अब्दुल्ला के टेन्योर, अब्दुल्ला के कार्यकाल के दौरान, एज चेयरमैन ऑफ जेकेसीए, जब अब्दुल्ला जो थे जेकेसीए के चेयरमैन थे, तो इतना पैसा लॉन्डर हुआ उनके कार्यकाल के दौरान। इन्वेस्टिगेशन रिवील्स, इन्वेस्टिगेशन ये भी बताती है, ये भी उजागर करती है, दैट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वाज इंस्ट्रूमेंटल, कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का योगदान था। किस चीज में योगदान था? इस मनी लॉन्ड्रिंग में।
एज वेल एज बेनिफिशरी, और वो बेनिफिशरी भी थे, यानी उनको इस चीज का फायदा भी हुआ। इस चीज का, ये जो लॉन्डर्ड फंड्स थे, जिन पैसों को लॉन्डर करा गया, जेकेसीए के जो पैसे थे, ईडी ने ये बात कही। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो आर्टिकल था, अब इसमें देर आर मेनी न्यू थिंग्स टू लर्न। देखो वोकैब तो है ही है, हर पेज पे बुलेट पॉइंट्स में वोकैब निकली हुई है, जो जो नया वर्ड है, लीगल टर्म्स है, वो तो निकली हुई है। साथ ही साथ ये देखो ना, एक कानून जो कि हम देखते हैं कि ईडी के पास अथॉरिटी है कि वो अटैच कर सकता है। साथ ही साथ बचने वालों के लिए भी तो कितने प्रावधान है कि वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, वहां से अपनी प्रॉपर्टी छुड़वा सकते हैं, कानूनी कार्रवाई जब चल रही है उस पर स्टे ले सकते हैं, तब भी प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। ये सारे प्रावधान उनके पास हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब हम न्यूज में पढ़ते हैं ना, फलाने नेता की जो है एसेट्स अटैच होगी, तो इट इज नथिंग टू बी हैप्पी अबाउट। देखिए, ये पी चिदम्बरम का एग्जाम्पल था कि एसेट अटैच होगी, फिर भी वो उस घर को में आज तक रह रहे हैं और उसमें उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो कानून कुछ होता है और उससे निकलने के तरीके भी कुछ होते हैं। तो व्हाटएवर, वो तो एक अलग बात है। हमारे लिए रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ये जरूरी था, बहुत सारी वोकैब मिल गई। साथ ही साथ आपको यह ऐसे टर्म्स जैसे ईडी, अटैचमेंट और ये एसेट वगैरह, ये भी इन टर्म्स से आप फेमिलियर हो गए। तो आपको पता है क्या करना है, वोकैब को फेयर कीजिए अपने नोट्स में, और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स के साथ मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। थैंक यू।